हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पी ब्लॉक वाला अध्याय जो है प्रारंभ हो चुका है और आज हम इसमें वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग 15 के तत्व। और इसके लिए हम एक नाम और भी दे सकते हैं, नाइट्रोजन परिवार। इसको नाम दिया जाता है नाइट्रोजन परिवार। आपके पी ब्लॉक में जो ऊपर का सदस्य होता है, पहला सदस्य होता है, उसके आधार पर अपन वर्ग का नामकरण करते हैं और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन परिवार। अब बेटा सबसे पहले बात आती है इसमें वर्ग 15 के तत्वों की उपलब्धता। देखिए, उपलब्धता में सबसे पहला तत्व आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्रकृति में वायु में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा नाइट्रोजन गैस की होती है। फिर इसके अलावा नाइट्रोजन आपका जो है लवणों के रूप में भी प्रकृति में पाया जाता है। लवण के रूप में नाइट्रोजन आपका दो मुख्य लवणों के रूप में पाया जाता है। एक तो होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और इसका दूसरा नाम होता है चिली साल्ट पीटर। इसका दूसरा नाम है चिली साल्ट पीटर। और दूसरा इसका एक और इसी प्रकार का लवण होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और इसका नाम होता है इंडियन साल्ट पीटर। पोटेशियम नाइट्रेट आपका इंडियन साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट आपका जो है चिली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। तो फास्फोरस आपका एपेटाइट वर्ग के खनिजों के रूप में पाया जाता है। देखिए, एपेटाइट के लिए फॉर्मूला होता है Ca9PO4 CaX2। इसमें X जो है आपका FClOH इस प्रकार के जो है अधातु हो सकते हैं। जैसे अगर F होगा तो इसको हम बोलेंगे फ्लोर एपेटाइट। F होने पर फ्लोर एपेटाइट, Cl होने पर क्लोर एपेटाइट, OH होने पर आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो अब इसके बाद में आपका ये एपेटाइट वर्ग के खनिजों के रूप में फास्फोरस हो गया। इसके अलावा फास्फोरस जो है दांतों के अंदर, हड्डियों के अंदर, इनके अंदर भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर आपका फास्फोरस जो है कुछ प्राकृतिक पदार्थों में आपका सल्फर जैसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, प्याज, लहसुन वगैरह, इसके अंदर भी फास्फोरस की उपलब्धता थोड़ी मात्रा में होती है। अंडे के अंदर आपका फास्फोरस पाया जाता है। आपका जो मांस मछली वगैरह होते हैं उसके अंदर भी आपका फास्फोरस जो है प्रकृति में उपलब्ध रहता है। फिर इसके बाद में आपका बाकी के तत्व आते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो तत्व होते हैं, ये तत्व प्रकृति में सल्फाइड के रूप में उपलब्ध होते हैं। इन तत्वों की जो उपलब्धता है वो सल्फाइड के रूप में होती है। तो इस तरह से आपका जो है ये वर्ग 15 के तत्वों की उपलब्धता है। अब हम इसके बाद देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वर्ग 15 में तत्वों में सबसे पहले तत्व देखिए अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इनके परमाणु क्रमांकों को देखा जाए तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7,
फॉस्फोरस का 15। दोनों के बीच में अपन ने अंतर पढ़ा था कि 8 का अंतर होता है। फिर इसके बाद ये अंतर 18 का होता है, तो आप 18 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 33। फिर ये अंतर जो है 18 का होता है, फिर आप 18 को आप इसमें ऐड कर दीजिए 51, और उसके बाद ये अंतर होता है 32 का, और ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका 83। तो इस तरह से इस अंतर को याद रख करके हम परमाणु क्रमांकों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आती है बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश का विन्यास होता है NS2NP3। बाह्यतम कोश का विन्यास होता है NS2NP3, और विन्यास को संक्षिप्त करने के लिए हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, 3D10, क्रिप्टॉन, 4D10, जिनॉन, 4F14, 5D10। अब इसमें N जो है यहां पर बाह्यतम कोश होता है। N क्या है? बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश कहा जाए और आवर्त संख्या कही जाए समान होती है। N आवर्त संख्या भी होती है और N आपका बाह्यतम कोश भी होता है। नाइट्रोजन आपका दूसरे आवर्त का तत्व है, यानी इसके लिए N का मान 2 हो गया, तो N का मान 2 रखेंगे तो 2H2 2P3। फिर फॉस्फोरस के लिए N का मान 3, तो 3H2 3P3। आर्सेनिक के लिए N का मान 4, 4H2 4P3। एंटीमनी के लिए N का मान 5, 5H2 5P3। बिस्मथ के लिए N का मान 6, 6S2 6P3। तो इस तरह से हम जो है यहां पर इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद में आता है परमाणुीय त्रिज्या। देखिए परमाणुीय त्रिज्या को यदि हम देखें तो एक वर्ग में नीचे आने पर परमाणु आकारों में वृद्धि होती है। जब हम किसी वर्ग में नीचे आते हैं तो आकार हमेशा बढ़ता है, और आकारों की वृद्धि का कारण होता है मुख्य कोश की वृद्धि। मुख्य कोश में सदैव वृद्धि होगी। अब दूसरे आवर्त के बाद तीसरे आवर्त में आएंगे तो एक कोश बढ़ेगा, तीसरे आवर्त के बाद चौथे आवर्त में आएंगे फिर एक कोश बढ़ेगा। कोश के बढ़ने के कारण से या मुख्य कोश के बढ़ने के कारण से परमाणु आकारों में निरंतर वृद्धि पाई जाती है। यानी नाइट्रोजन से बड़ा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी, और उससे बड़ा बिस्मथ। लेकिन अगर हम यहां पर तुलना करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में आकारों का अंतर अधिक होता है। आकार का अंतर अधिक है। फास्फोरस का आकार नाइट्रोजन के आकार से काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन इसके बाद ये अंतर जो है कम हो जाता है। स्टार्टिंग में नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच परमाणु आकारों में पर्याप्त अंतर मिलेगा, लेकिन उसके बाद से अंतर में कमी आती है, और अंतर में इस कमी का कारण होता है आर्सेनिक से आपके डी कक्षक प्रारंभ हो जाते हैं, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आने प्रारंभ हो जाते हैं, और डी इलेक्ट्रॉनों के लिए स्टार्टिंग में तो डी आते हैं, फिर बिस्मथ से आपके एफ इलेक्ट्रॉन भी प्रारंभ हो जाते हैं। डी और एफ इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है। जब परिरक्षण प्रभाव का मान कम होगा, परिरक्षण प्रभाव का मान कम होगा
तो नाभिकीय आवेश यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में पर्याप्त वृद्धि होती है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में होने वाली यह वृद्धि आकारों की वृद्धि को सीमित कर देती है। ऐसा नहीं कि आकार बढ़ेगा नहीं, आकार बढ़ेगा, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही आकार बढ़ पाता है। और उस आकार की सीमित वृद्धि का कारण होता है यहां से आर्सेनिक से आपके डी और एफ इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभ होना। आर्सेनिक में डी आते हैं, एंटीमनी में भी डी आते हैं, लेकिन बिस्मथ में डी के साथ साथ 4f इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। तो डी और एफ इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान को बढ़ा देती है, और इसके कारण से जो परमाणु आकार होते हैं उनमें एक सीमित मात्रा में वृद्धि पाई जाती है। अब बेटा इसके बाद में आता है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी। अब बेटा आयनन एंथैल्पी क्या है? अपन ने आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा हुआ है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। अगर हम वर्ग 15 में नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी की तुलना वर्ग 14 के साथ करें तो नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी दो कारणों से अधिक होती है। एक तो वर्ग 15 का आकार छोटा है, अगर हम आकार के अनुसार तुलना करें तो वर्ग 14 की तुलना में वर्ग 15 के तत्वों का परमाणु आकार छोटा, एक कारक। और इसके बाद दूसरा कारक क्या होता है कि वर्ग 15 के तत्वों में जो विन्यास होता है वो एक स्थायी विन्यास होता है। वर्ग 15 के तत्वों का जो विन्यास होता है वो एक स्थायी विन्यास होता है, और इस स्थायी विन्यास की उपस्थिति के कारण से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़नी तो थी। 14 के बाद वर्ग 15 में आयनन ऊर्जा बढ़नी थी, लेकिन स्थायी विन्यास की उपस्थिति के कारण से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ जाती। यही नहीं, आपका वर्ग 15 की आयनन ऊर्जा का मान वर्ग 16 के तत्वों से भी अधिक होता है। नियमानुसार क्या होना चाहिए? नियमानुसार ये होना चाहिए कि वर्ग 16 की आयनन ऊर्जा अधिक हो और वर्ग 15 की कम, लेकिन वर्ग 15 की ज्यादा होती है, और वर्ग 15 की आयनन ऊर्जा की अधिकता 16 की तुलना में अधिकता का कारण होता है स्थायी विन्यास। अर्ध भरे हुए पी कक्षकों का स्थायी विन्यास है जो इलेक्ट्रॉन निकालने का अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में विरोध करता है, और इसके कारण से जो है आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अब हम अगर वर्ग में तुलना करें तो वर्ग में नीचे आएंगे, परमाणु आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी। वर्ग में नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, और आकार के बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान में निरंतर कमी होती है। तो इस तरह से इनकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है? वर्ग में नीचे आने पर घटता है। अब यदि हम क्रमागत आयनन एंथैल्पियों की तुलना करें, क्रमागत आयनन एंथैल्पी जैसे डेल्टा आई एच फर्स्ट, यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। आई का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर फर्स्ट का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब IH सेकेंड, थर्ड। तो बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान घटने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे घटेगी उसके साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, और प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान की वृद्धि के साथ साथ
जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है उसके साथ साथ आयनन एंथैल्पी के मानों में निरंतर वृद्धि पाई जाती है। तो अगर हम वर्ग में तुलना करते हैं तो वर्ग में नीचे आएंगे, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने के साथ आयनन एंथैल्पी के मान में निरंतर वृद्धि होगी। और अगर हम क्रमागत आयनन एंथैल्पियों की तुलना करें, क्रमागत का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो तृतीय आयनन एंथैल्पी ज्यादा, उससे कम द्वितीय आयनन एंथैल्पी, उससे कम प्रथम आयनन एंथैल्पी। कारण पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है परमाणु से, पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है परमाणु से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलता है या आगे के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनायनों से निकलते हैं। और धनायनों के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परमाणु की तुलना में ज्यादा होता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब बेटा इसके बाद में आता है विद्युत ऋणता। अब एक बार विद्युत ऋणता का मतलब समझें। विद्युत ऋणता का अर्थ होता है किसी सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इस क्षमता को हम नाम दे सकते हैं विद्युत ऋणता। जैसे एक ये परमाणु है, एक ये बड़ा परमाणु है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में। तो बड़े आकार का परमाणु, तो इसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता का मान कम, खींचने की सामर्थ्य कम हो जाएगी। लेकिन अगर परमाणु का आकार छोटा है तो आकार के छोटा होने की अवस्था में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर हम वर्ग में तुलना करें तो वर्ग में नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक, नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक परमाणु आकार निरंतर बढ़ता है। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक परमाणु आकार निरंतर बढ़ता है और आकारों की वृद्धि के कारण से विद्युत ऋणता के मानों में निरंतर कमी है। आकार बढ़ेगा और विद्युत ऋणता के मान में निरंतर कमी होगी। अब बेटा इसके बाद में आती है बात भौतिक गुणों की। अगर हम भौतिक गुणों में देखें तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये तत्व आपके अधातु होते हैं। आपके आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु होते हैं और बिस्मथ जो होती है एक धातु होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु, आपका आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु और बिस्मथ जो है एक धातु का कार्य करती है। अगर हम इसकी भौतिक अवस्था को देखें तो भौतिक अवस्था में नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है और शेष तत्व जो होते हैं, शेष सभी तत्व जो होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन गैस के रूप में मिलने वाला तत्व है, लेकिन बाकी के जितने भी तत्व होते हैं सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होगा। अवस्था गैस है, मतलब नाइट्रोजन का गलनांक क्वथनांक सबसे कम होगा। लेकिन वर्ग में नीचे आने के साथ गलनांक क्वथनांकों के मानों में सामान्यतः वृद्धि पाई जाती है। वर्ग में नीचे आएंगे तो नीचे आने के साथ गलनांक और क्वथनांकों के मानों में क्या होगा? वृद्धि होगी। थोड़ी सी इसमें अनियमितता मिलती है। अनियमितता क्या होती है कि आपका जो आर्सेनिक है
आर्सेनिक तक गलनांक तो बढ़ते हैं, गलनांकों का मान आर्सेनिक तक तो बढ़ेगा, लेकिन आर्सेनिक के बाद गलनांकों के मानों में थोड़ी कमी आ जाती है। परंतु क्वथनांक जो होते हैं, इन क्वथनांकों में क्रमिकता पाई जाती है, यानी लगातार क्वथनांकों का मान बढ़ता है। फिर बेटा एक इसमें आता है नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु। द्विपरमाणु अणु होता, यानी अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या 2 होती है, यानी परमाणुकता का मान 2 होता है। लेकिन शेष जो होते हैं, शेष तत्व ये क्या होते हैं? बहुपरमाणु। जैसे आपका फास्फोरस है, P4 अणु होता है, आर्सेनिक है, AS4 होता है, एंटीमनी है, Sb4 होता है। तो इनकी परमाणुकता 2 से अधिक होती है, यानी इनको हम कह सकते हैं बहुपरमाणु अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। फिर नाइट्रोजन के अलावा जितने भी तत्व हैं, नाइट्रोजन के अलावा सभी अपररूपता दर्शाते हैं। अपररूपता का अर्थ क्या होता है? जैसे कार्बन के अपरूप आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, कार्बन के कई सारे अपरूपों के बारे में आपने पढ़ा है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन, चारकोल वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी तत्व अपररूपता को प्रदर्शित करते हैं। अपररूपता का अर्थ होता है जब एक तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाए, जिनमें भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता हो लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्मों में समानता हो, तो इसे कहा जाता है अपर रूप। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनमें भौतिक गुणधर्मों में तो भिन्नता पाई जाए लेकिन रासायनिक गुणधर्मों में समानता पाई जाए, तो इसको हम नाम देते हैं अपर रूपता। नाइट्रोजन कोई अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन बाकी के जितने भी तत्व होते हैं सभी तत्व जो है अपर रूपता को प्रदर्शित करते हैं।